हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। यार काफ़ी गैप हो गया हमारे पिछले वीडियोस को आए हुए, तो बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बट अब फटाफट हम लोग वीडियोस लेके आएंगे और जो भी सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज बचे हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे। इसके अलावा और हमारे जो भी सीरीज चल रहे हैं कंटिन्यूएशन में, वो सारे के सारे सीरीज हम लोग फटाफट निपटा डालेंगे। तो चलो यार, रे ऑप्टिक्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 1991 तक के जो भी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे रे ऑप्टिक्स में, जेईई एडवांस में, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर रखे हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1992 से लेके 1996 तक के जो भी रे ऑप्टिक्स के ऊपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई एडवांस में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है, एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें ये जो सारे जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस वाइज अरेंज करके बढ़िया तरीके से परोस करके तुम्हारे सामने पेश किए गए हैं। और वो एक प्लेलिस्ट है जेईई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट करके, वो तुमको दुनिया में हर जगह पे मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? यूट्यूब में हर जगह पे मिलेगा। तुम मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तुमको एक लिंक मिलेगा उसका, वहाँ से भी तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। वो सारे प्लेलिस्ट को, सारे वीडियोस को वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो प्लेलिस्ट देख लेना। तुम्हारे जो भी पिछले वीडियोस अगर कुछ रह गए हो तो वो उनको वहाँ से तुम कंप्लीट कर सकते हो। चलो, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में है 1992 का क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए। और मैं बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन से जेईई को काफी प्यार है, काफी मोहब्बत है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। मैंने एक डिस्कस भी किया था जिसका लिंक तुमको आई बटन में मिल जाएगा, जहां पर हमने देखा था कि कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज्यादा है, तो वो सारे हमने वहां पर डिस्कस किए हैं। क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसके ऊपर मैंने बनाया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीआईआर के ऊपर क्वेश्चन है ये, और ऑप्टिकल फाइबर और वो सब देखते हो ना, वो सारे में इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो प्रैक्टिकल है तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा ऑन वन ऑफ द प्लेनर एंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो इस तरह का सिलेंड्रिकल तुम्हारे पास रॉड है और यहां से लाइट इंसिडेंट होती है ऐसा। तो इसका हमने क्रॉस सेक्शन व्यू यहां पर देखा है ना, फ्रंट व्यू में इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। और यहां से लाइट देखो, यहां से इस तरह से इंसिडेंट होती है, लाइट यहां से इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ अल्फा। यहां अल्फा लिख दिया है। डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू, यहां पर म्यू होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट लाइट इंटरिंग द रॉड डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द रॉड इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब अल्फा की कोई भी वैल्यू दुनिया में उठा के तुम डाल दो, यहां से जो लाइट यहां से है ये बाहर इमर्ज नहीं होनी चाहिए, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। मतलब इस लाइट का टीआईआर हो जाना चाहिए। ये जो लाइट घुस रही है यहां से अंदर, टीआईआर हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। अल्फा तुम कुछ भी ले लो, ये बोला गया है। अल्फा की कोई भी वैल्यू रहने दो तो टीआईआर होनी चाहिए। तो ऐसे के लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए, है ना। तो म्यू की हम लोग मिनिमम वैल्यू के लिए ही बात करेंगे। देखो, म्यू अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा, म्यू को तुम इन्फिनाइट रख दो, तब तो होगा ना, सारा टीआईआर हो जाएगा, है ना। तो सारा टीआईआर का कंडीशन मीट करेगा। तो म्यू की एक मिनिमम वैल्यू है, जहां मिनिमम म्यू क्या होनी चाहिए कि टीआईआर हो जाए। म्यू की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो टीआईआर ऐसे भी हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हमें खोजनी है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, इसमें स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री के अलावा क्या लगता है यार, ये पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स है। मतलब रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तो यही सब तो लगने वाला है ना। तो यहां से देखो, अगर ये अल्फा है और सपोज मैंने इसको मान लिया, चलो यहां पर थीटा बोल देता हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा सिंपल ज्योमेट्री से। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी, तभी वो बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये इस जगह से बाहर नहीं जाएगा, है ना। क्रिटिकल एंगल के से जस्ट इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी वो लाइट बाहर नहीं जाएगा। अदरवाइज मतलब तभी वो अंदर, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि तभी वो अंदर आ जाएगा। ये जो लाइट है ये अंदर आ जाएगा, टीआईआर की कंडीशन डाल रहे हैं, है ना। अगर थीटा की वैल्यू अगर लेस देन थीटा सी रहे तब तो वो बाहर निकल जाएगा वो रे, है ना। इतनी बात तो मैं आती होगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो म्यू है इसकी वैल्यू मी दी हुई है। अच्छा, इसको इसी जगह पे इसी इंटरफेस पे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि म्यू साइन थीटा, है ना, म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर है 1, एयर है
1 इंटू साइन 90 डिग्री। TIR की कंडीशन लिख रहा हूं मैं, जो थीटा सी क्रिटिकल थीटा सी के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 इंटू साइन 90 डिग्री। मतलब ये इस वाले कंडीशन को कि ये यहां से गया और ये जस्ट ये रे यहां से गया और जस्ट इसको ग्रेज करता हुआ निकल गया, यहां से ग्रेज करता हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा यहां से, है ना। तो 1 उधर का म्यू 1 है, 1 इंटू साइन 90 डिग्री। तो इस इंटरफेस में मैंने वो जो TIR की कंडीशन है वो डाल दी। तो अगर ये कंडीशन मीट हो रहा है मेरा, है ना, तो ये कंडीशन ऑलरेडी मेरा मीट हो रहा है, थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। वही चीज यहां पर मैंने लिखा है, म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक चीज तो मेरे पास में पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं दूसरा इंटरफेस पे लिखूंगा। मेरा दूसरा इंटरफेस क्या है? ये वाला इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे मैं स्नेल्स लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं कि बाहर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, बाहर की तरफ रिफ्रैक्टिव n इक्वल्स टू 1। तो 1 इंटू साइन अल्फा बराबर इस इंटरफेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? अंदर की तरफ म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। अच्छा, अब अल्फा, अच्छा एक चीज और देखो, ये दूसरा इक्वेशन मैं अलग तरीके से बताता हूं। अब ये देखो कि अगर मैं क्या करूंगा, अल्फा को मैं अगर इंक्रीज करता जाता हूं तो मेरा 90 माइनस थीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा स्नेल्स लॉ से। 90 माइनस थीटा इंक्रीज होगा मतलब थीटा डिक्रीज होगा। मतलब एक चीज देखो, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, अल्फा इंक्रीज करूंगा तो मेरा थीटा डिक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरा थीटा डिक्रीज होता जाएगा। इससे क्या समझ रहे हो कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू निकाला ना, हमें अल्फा के सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करना है, अल्फा के सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। मतलब अल्फा कुछ भी हो तो ये यहां से TIR हो जाना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो तो TIR हो जाना चाहिए। कुछ भी मतलब क्या? तो हमें किस वैल्यू से सबसे ज्यादा डर है? किस वैल्यू से सबसे ज्यादा डर है? अल्फा जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे थीटा डिक्रीज होता जाएगा। मतलब थीटा डिक्रीज होता जाएगा तो हमें और डर रहेगा कि भाई साहब TIR होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थीटा डिक्रीज होगा तो TIR होने के चांसेस घटते जाएंगे ना। तो अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए अगर हम लोग TIR करा दें तो सारी वैल्यू के लिए TIR हो जाए। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले लेंगे विच इज इक्वल टू π/2। अगर ये वाली को हमने TIR करा दी, उसके लिए थीटा सबसे कम होगा, और वो जो सबसे कम थीटा होगा वो अगर TIR कर गया तो कोई भी TIR हो जाएगा, कोई भी एंगल TIR हो जाएगा, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए TIR हो जाएगा। अगर वो अल्फा के मैक्सिमम हम लोग रख रहे हैं, अल्फा अगर मेरा मैक्सिमम है, अल्फा मैक्सिमम है तो थीटा मिनिमम हो रहा है ना, तो थीटा मिनिमम वाले को भी अगर मैंने थीटा सी के बराबर कर दिया तब तो उससे ऊपर वाले जो थीटा है वो तो TIR कर ही लेंगे ना। थीटा मिनिमम को मैंने इंश्योर करा दिया कि वो TIR कर जाए। तो थीटा मिनिमम मतलब क्या? अल्फा मैक्सिमम। तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग, क्योंकि अल्फा कोई भी वैल्यू परमिसिबल है यहां पर, तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? π/2। इसको अगर मैंने करा दिया TIR तो सारे सबका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे π/2। तो साइन अल्फा इज 1 साइन π/2 दैट इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से मेरे पास आ गई 1/μ। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1 को जरा देखें, जो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जो हमारी इनइक्वलिटी है। तो उसके लिए हमें साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं √μ² - 1 डिवाइडेड बाई म्यू। इतनी छोटी सी गणित हमें आती होगी, है ना। तो ये अगर हम लोग कर लिया, अब इस इनइक्वालिटी में हम लोग साइन थीटा की वैल्यू यहां डाल दें तो म्यू इंटू √μ² - 1 डिवाइडेड बाई म्यू, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो खत्म हो गया। मतलब इनइक्वालिटी मेरे पास ये आ गई, μ² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम कब होगी? जब μ² - 1 बराबर 1 हो जाए तो म्यू की मिनिमम वैल्यू हो गई। क्योंकि म्यू को मतलब इस म्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये वाला टर्म तो बढ़ता जाएगा ना, ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा, म्यू जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वो ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। μ² - 1 के रूट अंडर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो वो हमें म्यू की मिनिमम वैल्यू देगी।
तो ये जो है ये म्यू स्क्वायर की जगह मैं म्यू मिनिमम स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं, -1। जब ये इनइक्वालिटी 1 के बराबर हो जाए तो म्यू की वैल्यू मिनिमम होगी। तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2, और म्यू मिनिमम की वैल्यू हो गई यहां से √2। तो ये यहां से हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 1993 में, टोटल 5+1 6 नंबर के लिए। तो बहुत सारे जो ऑप्टिक्स के पुराने वीडियोस हैं, मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं, उस वीडियोस में नीचे में कमेंट्स आ रखा है बहुत सारा कि सर ये जो लेंस का कटिंग छटिंग है ये वाला मुझे बहुत परेशान करता है, ये वाला डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो देखो लेंस कटिंग ऑफ लेंस से इतने भयभीत होने की जरूरत है नहीं। इसका बेसिक्स अगर तुमने समझ लिया तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। बेसिक मतलब क्या, इसका एक ही चीज है कि प्रिंसिपल एक्सिस कहां गया है ये देखो। कट करके अलग करते हैं, अलग अलग टाइप की कटिंग होती है, तुमको उतनी जाने की जरूरत है नहीं, है ना। वो बाई स्प्लिट होती है, बुलेट स्प्लिट होती है, बिलेट स्प्लिट होती है, तो ये सब जाने की जरूरत है नहीं, वो सब तुम्हारे उसमें है भी नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहां गया है। प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पे फिर उसके बाद तुम देख लो कि कैसा हुआ क्या हुआ जो भी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1993 का ये क्वेश्चन है। इन द फिगर शोन एस इज अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट एमिट कर रहा है ये वाला एस। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें YDSC भी इन्वॉल्व है ना। YDSC वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहाँ पर एस देख सकते हैं, यहाँ ये सोर्स है और इसके सामने एक लेंस पड़ा हुआ है। इसका सोर्स का वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। अ थिन लेंस ऑफ सर्कुलर शेप ऑफ फोकल लेंथ 0.1 मीटर, मतलब इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, इस कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, मतलब एक लेंस था, इस तरह का लेंस रहा होगा और इसको फिर यहां से बीच से प्रिंसिपल एक्सिस से ही 2 भागों में बांट दिया गया है ना। ऊपर वाला भाग L1, नीचे वाला भाग L2। अब काटा तो काटा, इसको उठा के ऐसे ऐसा खींच लिया है ना, बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू द डायमीटर। द 2 हाफ्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अबाउट द सेंट्रल एक्सिस SO विद अ गैप ऑफ 0.5 mm। मतलब इनके बीच का जो गैप है ये वाला, ये 0.5 mm है। The distance along the axis from S to L1 and L2 is 0.15 मीटर। S to L1 and L2, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ये 0.15 मीटर यहाँ दिया हुआ है। देखो ये 0.15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये चीज तो है 0.15 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला। और L1 L2 का डिस्टेंस है एक O के साथ 1.3 मीटर। मतलब यहां पर एक स्क्रीन है, ऐसा समझ लो, यहां पर स्क्रीन है और इसका जो डिस्टेंस है लेंस है वो कितना दिया हुआ है 1.3 मीटर का लेंस। तो ये सारा डेटा वेटा दिया हुआ है, वो तो देख लेंगे हम लोग। द स्क्रीन O इज नॉर्मल टू SO। ठीक है, वो सीधा ऐसा नॉर्मल लगा हुआ है। अब यहां पर पहले पार्ट में पूछा गया, इफ द थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमा अकर्स एट पॉइंट A ऑन द स्क्रीन। एक स्क्रीन में एक पॉइंट है A पे, यहां पर थर्ड मैक्सिमा अकर कर रहा है। थर्ड मैक्सिमा, अगर तुमने YDSC पढ़ रखा है तो ये सब तुम्हें जो टर्म है ये हॉन्ट नहीं करेगी कि थर्ड मैक्सिमा क्या होगा, है ना। सबसे मतलब ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ऐसा ऑल्टरनेट आता है। तो जो तीसरा जो मैक्सिमा आएगा सेंट्रल ब्राइट आएगा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, फिर तीसरा मैक्सिमा। तो बीटा अगर तुमने सुन रखा होगा, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा D/D, ये सब चीज आता है उसमें। YDSC अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, तो ये तभी ये चीज समझ में आएगा, है ना। तो खैर सबसे पहले तो लेंस कटिंग देखते हैं, क्या कहां पर इसका इमेज कैसे बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, पहले तो वो देख लेते हैं। तो इसका जो बेसिक अगर हम लोग बोले जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये होगा कि बेसिकली क्या है, यहां से जो सोर्स है ना, अब ये दोनों L1 और L2 दोनों सेपरेट लेंस की तरह बिहेव करेंगे। एक चीज और बताता हूं, कभी भी एक लेंस है ना, लेंस है और मेरे पास में कुछ ऑब्जेक्ट है इधर से। अब लेंस को मैंने आधा कर दिया, मतलब आधा टुकड़ा कर दिया, तो भी इमेज वहीं पे बनेगा जो पहले जहां बन रहा था। ये बात समझने वाली है। अगर लेंस को मैंने आधा कट के, देखो लेंस में एक रे तो नहीं जाती है ना, लेंस में हजारों रे जाती है, लाखों रे जाती है। कितने भी रे हम लोग बना देते हैं एक, जैसे कोई ये लेंस है, इस चीज को समझो, ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कोई अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने एक ऐसा बना दिया है कुछ रे डायग्राम, तो हमने 2 रे को लेते हुए मान के बना दिया यहाँ पर रे डायग्राम। ठीक है, ये इमेज है AB और A', B', ये इसका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है AB और इमेज है। तो हमने बना तो दिया है कि हमने 2 रेस से ऐसे दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर
ऐसी ही बहुत सारी रेज जा रही है, बहुत सारी रेज जा रही है यहाँ पर, बहुत सारी रेज यहाँ पर जा रही है, और उससे ये ए डैश बी डैश बन रहा है, इसका बहुत सारे रेज का कॉम्बिनेशन से बन रहा है। यहां से रेज जो जा रही है वो यहां पर बन रही है, मतलब ये बहुत सारे रेज जा रही है। अगर मैंने नीचे का पोर्शन हटा भी दिया ना, तो नीचे वाले रेज हटा भी दिए ना, तो भी इमेज मेरी वहीं पे बनेगी। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा सा धुंधला बनेगा वो, लेकिन बनेगा तो वही, बनना तो इसको यहीं पर है, ए डैश बी डैश को। तो लेंस को ऐसा काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी रेज वहां पर जा रही है। हमने तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमें रे हमें ट्रेस करने का जो आता है, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसे हमने ट्रेस कर दिया कि पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से पार हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो अनडिवाइडेड पार हो जाता है। तो ये सब चीज तो हम लोग लगा के वहां पर बना रहे हैं, बट एक्चुअल में बहुत सारी रेज वहां पर जाके वहां पर मिल रही है। तो इस पूरे के पूरे लेंस से जो कट भी गया है ना, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी बना दे। छोटा सा पोर्शन भी रहेगा तो भी बना देगा वो, वहां वहीं पर रेस को वहां पर फोकस कर देगा जहां पर उसकी इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसको टुकड़ा करके, दो टुकड़ा करके ऊपर ऊपर टांग दिया ना यहाँ पर, तो L1 और L2 दोनों सेपरेटली अपना इमेज बनाएंगे, क्योंकि L1 के लिए अब जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस, देखो काट के ऊपर ले गया है ना, तो L1 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला हो जाएगा और L2 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला हो जाएगा। और ये जो सोर्स है ना, इसके थ्रू, इस लेंस L1 के थ्रू अपना कुछ इमेज बनाएगा, है ना, कहीं भी यहां पर बना दिया सपोज S1, और लेंस 2 का कुछ इमेज बनेगा S2, लेंस 2 की वजह से S का इमेज बनेगा S2। तो S1 और S2 इस तरह से इमेज बनाएंगे, और S1 और S2 A पे इंटरफेयर करेंगे, और यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न सब जगह इंटरफेयर करेंगे, हर जगह पर इंटरफेयर करेंगे ऐसा ऐसा, और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है ए पे, कि ए पे इंटरफेरेंस पैटर्न क्या, मतलब ए पे जो है हमें मैक्सिमम मिल रहा है, थर्ड मैक्सिमा। तो सबसे पहले यार ये सब छोड़ो, पहले तो ये देखो कि S1 S2 कहां पे बन रहे हैं। S1 S2 का पहले हम लोग चेक करते हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने देख लिया। तो S की दूरी जो है यहां से देखो, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दूरी हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास में U की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, U इज -0.15 मीटर लेंस के लिए, दोनों लेंस के लिए, दोनों लेंस के लिए U सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, V हमें निकालना है, वो F कितना दिया हुआ है हमें, F दिया हुआ है हमें 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो U और F दिया हुआ है, इससे हमें ये देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी पोजीशन कहां पर होगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी इमेज कहां पे बन रही होगी। तो वो हमें यहां से V निकाल देंगे। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, UF अपॉन U प्लस F, वही वाला फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, उसको मैंने ऐसा लिख लिया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे याद करने से फटाफट से हो जाता है यार, डिनोमिनेटर फेनोमिनेटर वो सब का टेंशन खत्म हो जाता है। UF अपॉन U प्लस F, ठीक है। अच्छा, U कितना है, साइन के साथ रखना होगा, 0.15 इंटू F इज 0.1 डिवाइडेड बाई -0.15 प्लस 0.1। तो ऊपर का टर्म कितना हो गया, कितना हो गया 0.015 माइनस में, और नीचे का टर्म हो गया -0.05 और ऊपर में UF अपॉन U प्लस F। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये हम लोग काट सकते हैं यहां से, और V की वैल्यू हमारे पास में आ गई, पॉजिटिव में आएगी 15/50, यही आ जाएगा ना, 15/50। ठीक है, 5 या 15, 5 दही 50, 0.3 मीटर आ जाएगा। मतलब S1 और S2 दोनों, क्योंकि दोनों लेंस के लिए U और V सेम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो यहां से 0.3 मीटर की दूरी पे इनका कहीं इमेज बनने वाला, इस लाइन में S1 S2 आने वाले हैं, ये हमें तय हो गया। अब कितना ऊपर कितना नीचे, तो मैग्निफिकेशन नाम का एक चीज तुमने पढ़ रखा होगा, अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा तो मैग्निफिकेशन तुमने पढ़ रखा होगा, लेंस के लिए V/U हो जाता है। मैग्निफिकेशन से हमें यह पता चल जाएगा, जैसे इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से देखा जाए तो ये जो मेरा सोर्स है, मतलब या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, मतलब L1 के लिए अगर मैं देख रहा हूं, L1 के लिए मेरा ऑब्जेक्ट कितना नीचे में है,
कितना नीचे में है, ये दिया हुआ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5/2, मतलब एनुअल ये जो कट के रखा हुआ है यहां से यहां तक अगर 0.5 दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं ना दिस इज 0.5/2, दिस इज 0.5/2, 0.5/2 नीचे रखा हुआ है, ये जो लेंथ है दिस इज 0.5/2 नीचे में रखा हुआ है। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो हमें पता है कि इस ब्लू लाइन में कहीं पर फॉर्म करेगा, लेकिन कितना ऊपर करेगा या कितना नीचे करेगा वो हम लोग मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। ये सब चीज बेसिक तुम कर चुके होगे। तो v की वैल्यू है 0.3 और u की वैल्यू है -0.15, मतलब मैग्निफिकेशन आ गया -2, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मतलब अगर इसको मैंने L1 का अगर प्रिंसिपल एक्सिस माना है, ये डॉटेड वाला, ये जो डॉटेड वाला प्रिंसिपल एक्सिस माना है, तो दुगुना ऊपर बनेगा। इन्वर्टेड बन रहा है ना, तो दुगुना ऊपर बनेगा। मतलब यहां से अगर हमने कितना देखा था, ये 0.5/2 है ना, 0.5/2, तो ये बन जाएगा ऊपर 0.5 पे। यहां से ये डिस्टेंस जो होगा S1, यहां पर मैं बना रहा हूं S1, ये बनेगा 0.5 ऊपर। 0.5 क्या है, mm है, 0.5 mm है, 0.5 mm ऊपर बनेगा। उसी तरह L2 के लिए अगर हम लोग निकाले, सेम सब चीज सेम रहेगा, और यहां से S2 यहां पर कहीं बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 0.5 mm पे नीचे S1 S2। ठीक है, तो बाकी को प्रिंसिपल एक्सिस में अब हटा देता हूं, थोड़ा सा अब समझते हैं इसको। तो ये जो टोटल S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है वो अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, और एक आएगा बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5, मतलब 1.5 आ गया है ना, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.5 mm। ठीक है, तो बाकी हटा देता हूं, 1.5 mm मेरे काम का चीज है, 1.5 mm S1 और S2। अब ये दोनों सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां इस ब्लू लाइन से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है उसको मैं d बोल रहा हूं, तो d कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन के यहां से डिस्टेंस कितना था, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर जो हमने निकाला है। तो यहां से टोटल डिस्टेंस लेंस का दिया हुआ है 1.3 मीटर, तो ऑब्वियसली ये वाला 1 मीटर हो गया ना, तो d मेरे पास में 1 मीटर आ गया। अब YDSE की टर्म्स में अगर लोग बात करें तो स्मॉल d S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, 1.5 mm है ना, तो 10⁻³ मीटर हो गया। मतलब S1 S2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल d, और लेमडा हमें दिया हुआ है 500 नैनोमीटर दिया ना, 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। तो बस इतना काफी है। हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं बीटा, फ्रिंज विड्थ। बीटा इज लेमडा इंटू d/d। लेमडा इज 500 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल D इज 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल d इज 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁻6 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 जीरो और कट के 10⁻⁴ हो गया। ये बचा 5/1.5, तो एक जीरो यहां से हटा के 10⁻⁻3 कर देंगे इसको, और ये हो गया 1/3 ऑफ 10⁻⁻3। दिस इज बीटा। बीटा की वैल्यू आ गई फ्रिंज विड्थ की। तो थर्ड मैक्सिमा कहां पे लाई करेगा, 3 बीटा पे लाई करेगा। थर्ड मैक्सिमा 3 बीटा पे लाई करेगा। 3 बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁻3 मीटर, विच इज हम लोग बोल सकते हैं, मैं mm में पूछा है 1 mm। सेकेंड मैक्सिमा कहां पे लाई करेगा, 2 बीटा। थर्ड मैक्सिमा 3 बीटा, ये सब पड़ा होगा है ना, तो 1 mm निकल गया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये 5 नंबर का था। अब 1 नंबर का और सवाल बचा हुआ है। इफ द गैप L1 L2 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू 0.5, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर से अगर रिड्यूस किया जाता है, विल द डिस्टेंस OA, जहां पे इंटरफेरेंस हमने थर्ड मैक्सिमा निकाला था, थर्ड मैक्सिमा जहां पर निकाला, वो डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगा, या सेम रहेगा। तो थर्ड मैक्सिमा हमने कैसे निकाला था, हम लोगों ने निकाला था, देखो ध्यान रखो, 3 बीटा पे। थर्ड मैक्सिमा कहां पे था, 3 बीटा, तो 3 बीटा इज द लेंथ ऑफ OA। ठीक है, तो 3 इंटू बीटा हमने कितना लिखा था, लेमडा d/d। अब हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं इसमें से, लेमडा चेंज, 3 तो चेंज होगा नहीं, देखो यहां पर OA का चेंज पूछा है ना, तो 3 तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, लेमडा तो चेंज होगा नहीं, इसको मैं 3 लेमडा d लिख देता हूं ना। 3 नहीं चेंज हो रहा है, लेमडा चेंज नहीं हो रहा है, d भी चेंज नहीं हो रहा है, कैपिटल D।
सब कुछ सेम रहेगा। अगर हम लोग इसके गैप को हटाएंगे, कम ज्यादा करेंगे, ये गैप को अगर हम लोग कम ज्यादा करें तो उससे ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो जहां मैंने ब्लू लाइन बना रखा था, ये वाला लाइन जहां पर इमेज बन रही है v 0.3, यहां से 0.3 मीटर पे, वो चीज तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर का 0.15 तो फिक्स है, इसका फोकल लेंथ 0.1 फिक्स है। तो ये वाली जो डॉटेड लाइन मैंने जो बनाया है, जहां पे S1 S2 आने वाला है कहीं पे, वो चीज तो चेंज नहीं होने वाला है। 0.3 मीटर तो चेंज नहीं होने वाला है ना। मतलब ये जो कैपिटल डी है वो तो 1 मीटर रहेगा ही, ये चीज चेंज नहीं हो रहा है। तो कैपिटल डी चेंज नहीं हो रहा है, लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा है, 3 भी चेंज नहीं हो रहा है, स्मॉल डी की वैल्यू चेंज हो रही है अगर हमने ये गैप कम ज्यादा किया तो। गैप कम ज्यादा करने से क्या होगा, गैप कम ज्यादा करने से देखो क्या हो रहा है, ये वाला अगर इन दोनों के बीच का गैप है, इसको अगर हम लोग कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, मैग्निफिकेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, मैग्निफिकेशन इज -2। तो ये वाला अगर लेंथ मेरा, अगर ये गैप मैंने कम किया तो ये वाला लेंथ छोटा पड़ जाएगा, ये वाला लेंथ कम हो जाएगा, है ना। जहां पर मेरी सोर्स है वो प्रिंसिपल एक्सिस से उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो कम हो जाएगी। तो जो इमेज बनेगी S1 है, वो अगर ये कम किया तो S1 भी नीचे हो जाएगी ना। S1 दुगुना ही करेगा ना, दुगुना ही उसको एम्पलीफाई कर रहा है ना, दुगुना ही उसको मैग्नीफाई कर रहा है ना। तो अगर ये अगर मेरा 0.5/2 से कम हो गया तो ऑब्वियसली ये 0.5 से कम हो जाएगा, ये वाला लेंथ मैग्निफिकेशन उसी रेशियो में, है ना। तो S1 और S2 के बीच में बेसिकली डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैंने L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस को कम किया, मतलब जो लेंस को काट के सेपरेट कम किया, तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब इफेक्टिवली D विल डिक्रीज। S1 S2 मतलब क्या है, S1 S2 इज D, स्मॉल डी, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो स्मॉल डी डिक्रीज कर जा रहा है यहां पे, तो OA जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, OA विल इंक्रीज, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, इतना गणित तुम्हें आता होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को मिक्स करके, मतलब YDSE को मिक्स करके बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 1994 में, टोटल 6 नंबर के लिए। तो एक चीज देखो यार कि JEE हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कितना बेसिक सा सवाल उसने पूछा है, कितना बेसिक सा, सिंपल रे ट्रेसिंग के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो बहुत बार ऐसा होगा, आगे भी केस रिपीट हो सकता है, मैं बता रहा हूं। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस तो क्या ही है, मतलब ध्यान से करने की कोशिश करो। बहुत लोग तो गलत भी सॉल्व करके बैठे हुए हैं, है ना। ध्यान से करने की कोशिश करो, इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है। देखे मैंने इंटरनेट में बहुत अनाप शनाप सॉल्यूशन, इसके सारे ऑलमोस्ट सारे गलत गलत सॉल्यूशन। ठीक है, तो खैर वो सब हटाओ, बट JEE में एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, बिल्कुल तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीजें। रे ऑप्टिक्स है तो रे ट्रेसिंग तुमको आना चाहिए, रे ट्रेसिंग। और इसके ऊपर एक छोटा सा लॉजिकल सवाल पूछ लिया रे ट्रेसिंग के ऊपर। बहुत बार पूछा है ऐसे लॉजिकल सवाल, बहुत बार पूछा है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया है ना। तुमको बेसिक रे ट्रेसिंग की समझ है या नहीं। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले। An image Y is formed of a point object X। तो ये X क्या है हमारे पास में, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, उसकी इमेज है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट X है, उसकी इमेज Y है। बाई ए लेंस, एक लेंस से ऐसा हो रहा है, ठीक है। उस ऑप्टिक एक्सिस इज AB, ये AB उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो, एज शोन इन द फिगर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू लोकेट द लेंस एंड इट्स फोकस, लेंस एंड इट्स फोकस, ये हमें करना है। फिर बाद का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद मिरर का क्वेश्चन है। तो पहले ये देखो कि ये एक X और Y ऑब्जेक्ट और इमेज है, और इसके बेसिस पे हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है, और हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि इसमें लेंस कहां पे रखा हुआ है और उसकी फोकस कहां पे। बहुत लोग ऐसा मानने लग जाते हैं कि यहां पे मान लेते हैं लेंस है, फिर उसके बाद ऐसा पैरेलल बनाते हैं रे, और उसको फिर इससे पास करा देते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है। पहले तो तुमको पता ही नहीं लेंस कहां पे है, लेंस कहां पे है भाई। ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी लेंस थोड़ा ना मान सकते हो, यहां पर लेंस है,
कैसे बताओगे लेंस कहाँ पे? तो बेसिक जो रे ट्रेसिंग है उसको पहले ध्यान दो, है ना। बहुत सारे सॉल्यूशन में जो मैंने अभी बताया ना वैसा वैसा उस तरह की गलती कर रखा है। पहले तो देखो कि इसका लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि इसका लेंस कहाँ पे। तो अगर मैं एक काम करूं, एक्स और वाई को ज्वाइन कर दूं, एक्स और वाई को मैं इस तरह से ज्वाइन करूं और मैं बोलूं कि ये जहां से पास हो रहा है ये कहां से पास होगा। तो जब हम लोग रे ट्रेसिंग करते हैं तो एक हम जो हम लोग काम करते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेरा जो रे जाता है, जब लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेरे पास रे जा रहा है तो वो पास करता है अनडेविएटेड। तो एक तो रे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं और हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो जहां से प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है वहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो हमें पता चल गया कि ये लेंस का पोजीशन कहां पे है, यहां पर इसका लेंस का पोजीशन है और इस लेंस को हम लोग इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस होगा इतना हमें पता है ना। तो इस तरह से मैं थिन लेंस को यहां से इस तरह से, थिन कन्वर्जिंग लेंस को मैं यहां से इस तरह से रिप्रेजेंट करो जिसका ऑप्टिकल एक्सिस हमने मालूम कर रखा है। इस तरह से लेंस को इसके परपेंडिकुलर, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, थिन लेंस है। अब इसके बाद की कहानी तो हमें पता ही है। एक हम लोग जो हमारा फेवरेट सा रहता है कि पैरेलल रे बनाएंगे और पैरेलल रे यहां से इसको मीट करेगी इस इमेज को और ये जहां से कट करेगी वो इसकी फोकस होगी, इमेज फोकस। तो लेंस की पोजीशन हमने निकाल दी, ये लेंस की पोजीशन निकाल दी और हमने ये फोकस निकाल दिया इस तरह से। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। चलो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे सेकंड पार्ट लगा इसका, जो सेकंड में बोला गया है कि एक कॉन्केव मिरर। अब एक्स और वाई जो है वो एक कॉन्केव मिरर के ऑब्जेक्ट और इमेज है। एक्स ऑब्जेक्ट है पहले के जैसा और वाई इमेज है। अब कॉन्केव मिरर, तो इंस्टेड ऑफ लेंस ड्रॉ अनदर रे डायग्राम टू लोकेट द मिरर एंड इट्स फोकस। तो सबसे पहले तो हमें मिरर की पोजीशन निकालनी है, वही बेसिक रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। तो मिरर और फोकस निकालना है। कॉन्केव मिरर ये ऐसा वाला, ऐसा वाला। तो मिरर की पोजीशन कहां पर होगी, क्या होगी, कैसे निकालें। ओके सो एक चीज हमें फिर से मैं काम करता हूं, मैं एक्स और वाई को वापस से ज्वाइन करता हूं, लेकिन इस बार मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा। एक्स और वाई को ज्वाइन किया, मैं ऑप्टिकल सेंटर ऐसा बोल नहीं सकता हूं। एक्स और वाई को ज्वाइन किया तो मैं एक ऐसी रे बना रहा हूं, एक ऐसे प्रिंसिपल को यूज कर रहा हूं कि जब भी ध्यान करो कोई भी मान लो कॉन्केव मिरर ही ले लिया, ठीक है, और ये इसकी आर है, ये इसका कॉन्केव मिरर का आर है। तो सपोज मेरे पास में ऑब्जेक्ट, ये वाला कुछ ऑब्जेक्ट है ना, ये कुछ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जब भी रे जाएगी आर से तो वो कैसी पास होती है, अनडेविएटेड पास होती है। तो मैं ये वही वाला रे बना रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट से इमेज में जा रही है ना, ऑब्जेक्ट से होते हुए इमेज में जा रही है और इससे होते हुई जाएगी वो मिरर में, तो वो कैसी होगी, वो अनडेविएटेड होगी, वो रे ऑफ लाइट, है ना। वो रे ऑफ लाइट कैसी होगी, वो अनडेविएटेड होगी। मतलब यहां से अगर मैंने मिरर की पोजीशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये रे ऑफ लाइट को मैं ट्रेस आउट करूं और मेरी मिरर कहीं यहां पर होगी, मुझे अभी नहीं पता कहां पे है, कहीं यहां पे है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट गई है वो अगर इससे पास हुई है तो वो अनडेविएटेड मतलब वो पूरी की पूरी उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अगर रे इंसिडेंट ऐसी हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एक रे ऑफ लाइट हमने ये पकड़ लिया, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट गई और मिरर से टकराएगी तो इसी पाथ में वापस आएगी। तो ये एक रे ऑफ लाइट हमने ये पकड़ा है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि मिरर यहां पर है, हमें पता नहीं है ये मिरर यहां पर है। हम लोग इस रे को बाद में इसको हम लोग पकड़ेंगे, है ना। कहीं इधर होगी रे ऑफ लाइट, यहां पर कहीं मिरर से टकराएगी, लेकिन हमें पता नहीं है अभी कहां पे है, ठीक है। मान लो मेरा मिरर यहां कर इधर है कहीं पर, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा और एक चीज है, जब मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है
और सपोज ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि ये अगर एंगल अगर थीटा है तो सेम ये थीटा में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, क्योंकि ये नॉर्मल, ये वाला लाइन नॉर्मल है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इसका मेन जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ऑप्टिकल एक्सिस है, वो इसके लिए क्या बिहेव कर रहा है? वो एज अ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ इसी लाइन में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी लाइन में है, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो इंसिडेंट हुई है यहाँ पे पोल पे, तो उतने ही एंगल पे पोल से वापस ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये वाला अगला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे उसको ट्रेस आउट करने के लिए, हमारे पोल को बेसिकली ट्रेस आउट करने के लिए। लेकिन पोल हमें पता ही नहीं है कहां पर है, मतलब इस एक्सिस में कहीं पर हो सकता है पोल, है ना, इस एक्सिस में आगे कहीं पे भी हो सकता है पोल, लेकिन हमें पता नहीं है पोल कहां पे है। ठीक है, कोई एक ऐसा जगह जहां पे एक्स से जो लाइट जाए, रे जाए, और वो उसी एंगल पे वाई से भी इस तरह से पास हो जाए, ये थीटा, तो हम लोग बोल पाएंगे कि वो पोल है। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि वो पी कहां पर है, हम लोग पी कैसे ढूंढेंगे? पी ढूंढने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको यहां पर एक्स है ना, एक्स को हम लोग नीचे एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम लोग एक्स डैश बोल दे रहे हैं, है ना, जितना ऊपर है यहां इस एक्सिस से एक्स इतना ऊपर उतना ही एक्स डैश बना लिया। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग वाई से पास करा देंगे इस रे को, ठीक है, और इस एक्स से भी हम लोग यहां पर इसको मैच कर देंगे। तो अब मेरा बोल सकता हूं कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है कि नहीं? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, देख लो। तो इतना पता चल गया कि अब ये मेरे पास में पोल है, ठीक है, ये पोल का लोकेशन मुझे पता चल गया, थोड़ी सी ज्योमेट्री करके मैंने पोल की लोकेशन पता कर ली। तो पोल की लोकेशन पता कर ली, और यहां पर जो कट किया ये मेरे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, है ना, ये देख रखा था कि यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि यहां से जो लाइट इंसिडेंट हुई वो मिरर से टकरा के इसी रास्ते में जाएगी, तो वो कौन सी लाइन होगी? वो पास होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अब मेरे पास में पोल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं अपना अब अपना मिरर में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। मिरर का जो रेडियस होगा वो इतना होगा रेडियस, तो इस रेडियस को लेके मैं एक इस तरह का मिरर बना सकता हूं। आर और पी को लेके मैं अपना एक मिरर इस तरह से बना सकता हूं, इस तरह से। तो ये मेरे पास में, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना मेरे पास में, और यहां से इस आर और पोल को लेते हुए मैंने अपना रेडियस एक कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये मेरे पास में आ गया मिरर, और ये वाला मेरे पास में कॉनकेव मिरर का लोकेशन निकल गया। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का लोकेशन निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? इसका फोकस। तो फोकस के लिए फिर से वही करेंगे, है ना, मैं एक दूसरी रे लूंगा यहां से, एक्स से एक पैरेलल रे लूंगा मैं, थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है यार, पैरेलल रे लूंगा। तो ये जो पैरेलल रे है वो फोकस से इस तरह से पास, जहां पर इसको कट करेगी वो कैसी होगी, यहां से इसको जब मैच करेंगे हम लोग वाई से मैच करते हुए, यहां से जहां रिफ्लेक्ट होगी वो यहां से वाई से करके ये वाला जो है वो फोकस से यहां से पार होगी। ये हम लोगों को फोकस मिल गया इसका, ठीक है। तो ये वाला फोकस हो गया, और ये इस तरह से हम लोग कनकेव मिरर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 1995 में, टोटल 10 नंबर के लिए, करो या मरो वाली सिचुएशन थी। या तो करो और पूरे नंबर लेके जाओ, और नहीं करो तो फिर कुछ नहीं। और दिखने में तो ये भारी भरकम सा क्वेश्चन लगता है, और बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम पे गलती भी कर दी थी। और 1995 बहुत ही डरावना साल था, एटलीस्ट फिजिक्स के लिए। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है यार, अगर तुम मतलब अगर करने जाओ ना ध्यान से, अगर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, और अपने अंदर जज्बा होना चाहिए यार कि हम लोग कर लेंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चीज़, ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि क्वेश्चन तो हमसे हो जाएगा, तो हो जाएगा।
तोड़ तोड़ के कर लो क्वेश्चन को, आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा भारी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें अगर देखा जाना तो सिंपल सा म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू बराबर म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, अगर अलग अलग इंटरफेस है तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, बस यही यूज करना है इसमें। अगर ये यूज कर लिया तो हो गया क्वेश्चन। देखो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, ऐसा डरावने वाली चीज नहीं है। 10 नंबर आराम से करने जाओ तो आराम से निकल जाते। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा कितना आसान है। बस मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो स्नेल्स लॉ है ना, बस उतना ही यूज करने वाला हूँ। और म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर ऐसा गया और इस तरह से दूसरा मीडियम में गया, यहाँ म्यू वन है, यहाँ म्यू टू है, यहाँ थीटा है, थीटा वन है सपोज, इसमें थीटा टू है, तो म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल्स टू, अब और एक इंटरफेस रहे तो म्यू थ्री साइन थीटा थीटा थ्री, तो म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट करके मैं लिख सकता हूँ। सब बराबर लिखेंगे, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन थीटा थ्री इक्वल्स टू म्यू टू साइन थ्री म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, तो सब वही हो गया ना। तो म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ भी और इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला नहीं है। अब मैथमेटिक्स में तुमको पता है कि स्लोप को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, हाँ थोड़ी मोड़ी हल्के से एंगल वेंगल का यूज करूंगा, बस उतना ही यूज होने वाला है। ठीक है चलो, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट अ ग्रेजिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब ये यहां से घुस रहा है ना, तो ये ऑलमोस्ट यहां से ग्रेज करता हुआ घुस रहा है, मतलब ये यहां से घुस रहा है ना, ऑलमोस्ट ग्रेज करता हुआ घुस रहा है, मतलब 90 डिग्री यहां पर बना रहा है जब ये यहां से इंटर कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है यहां से ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस 1 मीटर। तो 1 मीटर थिकनेस का एक स्लैब है, देखो यहां पर से एक स्लैब है, ये से लेके एक स्लैब, इसमें रे ऑफ लाइट ऐसी इंटर कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट ये यहां से 90 डिग्री पे इंटर कर रही है रे ऑफ लाइट, हवा से, एयर से यहां से घुस रही है। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज यहाँ पर ओरिजिन से यहां से घुस रही है। द मीडियम हैज अ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ny इक्वल्स टू दिस, वेयर k इक्वल्स टू 1 लेना है। ठीक है, सिंपल k इक्वल्स टू 1 रख दो, तो n एज अ फंक्शन ऑफ y क्या होगा मेरे पास में, k की वैल्यू 1 ही है तो हटा दो, k को 1 ही कर दो, y रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 और उसका भी पावर 1/2, दैट इज रूट ओवर दिस। तो n एज अ फंक्शन ऑफ y, तो मेरे लिए क्या हो रहा है बेसिकली, समझ पा रहे हो इसमें कि ये जो है ये हर जगह पर हर लाइन जो है, हर y एक इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहां से उसके ऊपर वाले इंटरफेस में वो चेंज हो जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जा रहा है, और बहुत ही थिन लाइन से, बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारी लाइन से ऐसी, हर लाइन अपने आप में इंटरफेस की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहले मैंने ये फंक्शन लिख लिया है ny इक्वल्स टू दिस वाला। तो पहले में बोला गया है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे किसी पॉइंट बी पे, जहां पे एक्स वाई जनरल है, वहां पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो स्लोप अगर एक्स को वाई है तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका रिलेशन किससे हमें फाइंड आउट करना है, इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, इंसिडेंट एंगल, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखो तो ये भी एक इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक्स वाई, ये y इक्वल्स टू वाई पे एक इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पर n कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, y रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, k इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इंटरफेस की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं स्लोप की बात करूं, यहां पर स्लोप की बात करूं, तो यहां पर मुझे इस जगह पर एक इस पे ये लेना पड़ेगा, मुझे इस तरह से स्लोप बनाना पड़ेगा, मुझे यहां से टेंजेंट लेना पड़ेगा इस कर्व पे, इस ट्रेजेक्टरी पे मुझे एक टेंजेंट डालना, सॉरी बढ़िया से टेंजेंट डल जाओ यार। ठीक है, टेंजेंट डालना पड़ेगा, और ये जो थीटा है, ये थीटा को मैं बोलूंगा कि ये मेरा स्लोप है। थीटा, tan थीटा इज dy बाई डी एक्स है कि नहीं, tan थीटा इज dy बाई डी एक्स है। तो ये अगर थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, और हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको इंसिडेंट एंगल आई बोल दूं, जिसका मैं रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आई इज बेसिकली 90 माइनस थीटा, जो थीटा दैट इज स्लोप जो है। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि tan ऑफ आई दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा।
तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं मैं, ठीक है, 1/tan थीटा लिख सकता हूं कॉट थीटा को, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा लिख दिया, और tan थीटा इज dy/dx, तो ये हो जाएगा dx/dy। तो बेसिकली मेरे पास में dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan ऑफ i, जिसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था, किसके किसके बीच, इंसिडेंट एंगल i और स्लोप dy/dx, इंसिडेंट एंगल i और स्लोप dy/dx किसी भी पॉइंट xy पे, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जाते हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये मेन पार्ट था, yx ऑफ द रे इन द मीडियम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें लिखनी है। तो n एज अ फंक्शन ऑफ y मेरे पास क्या है, y⁻³ प्लस 1 का रूट अंडर, पावर 1/2 है ना, तो n एज अ फंक्शन ऑफ y मेरे पास ये। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम लोग कैसे लिखें। तो हमें पता है कि मैंने बताया था म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे n इंटू साइन, किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल हमने देखा अभी i निकाला था, है ना, यहां से हमने ये खींचा था, ये थीटा था, और ये वाला इंसिडेंट एंगल i था, तो n इंटू साइन i दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, जब वो रे यहां से घुस रहा था तो उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट इसको ग्रेज करता हुआ घुस रहा था, है ना, ग्रेज करता हुआ घुस रहा था, मतलब हवा से ये ऐसा घुसा है 90 डिग्री पे, तो हवा में था तो म्यू इसका 1 इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज 90 डिग्री, तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री दैट इज 1, तो यहां का म्यू साइन थीटा कितना था 1, तो हर जगह का इस पाथ में, इस ट्रेजेक्टरी में जहां जहां इंटरफेस है हर जगह पे इसका म्यू साइन थीटा कितना होगा, म्यू इंटू साइन थीटा 1 की वैल्यू के बराबर होगा, तो n इंटू साइन आई की वैल्यू 1 हो जाएगी कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग साइन आई की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो tan आई की वैल्यू 1/tan आई की वैल्यू dy बाई क्या लिख दिया मैंने यार, dy/dx इक्वल्स टू 1/tan आई, dy/dx हो गया ना, dy/dx है, तो dy/dx इज 1/tan y, तो dy/dx, तो tan i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, tan i इक्वल्स टू dx/dy लिख देंगे, या फिर इस टर्म में लिखते हैं, अच्छा साइन आई को मैं ऐसा लिख देता हूं, साइन आई इक्वल्स टू 1/n लिख सकते हैं यहां से, तो tan i मैं यहां से निकाल देता हूं, तो tan i कितना हो जाएगा यहां से, √n² माइनस 1, ये क्या कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, tan i में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज n² माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan i, है ना, तो n की वैल्यू यहां से मैं पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 1/√n², मतलब इसका स्क्वायर दैट इज y⁻³ प्लस 1 माइनस 1, तो y⁻, ये कितना हो जाएगा 1/y⁻³ तो tan i की वैल्यू इतनी आ गई, है ना, मतलब y⁻³ y⁻³ ये होगी tan i की वैल्यू। अब मैंने dy/dx तो निकाल रखा है ना, 1/tan i है, तो dy/dx की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, dy/dx इक्वल्स टू 1/tan i, tan i की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, तो ये सिंपल y⁻³ लिख सकता हूं मैं 1/tan i को, ठीक है, तो ये हो जाएगा, वो y को इधर ले जाओ, y⁻³ dy इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेट कर दो, ये सब तो बेसिक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर दिया तो कितना बन गया, y⁻1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 दैट इज 4, दैट इज इक्वल टू x और सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे हटाएंगे, देखो ये 0,0 भी है ट्रेजेक्ट्री का पार्ट, तो 0,0 पुट करने पे c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सिंपल सा है, और यहां से हम लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं, x/4⁴, तो ये हमारे पास में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है, y इक्वल्स टू x/4⁴, y इक्वल्स टू x/4⁴। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, जो बी पार्ट था वही जो था, बाकी सब तो कुछ है नहीं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एट अ पॉइंट p, यहां पर, तो यहां पर देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, मतलब y1 की वैल्यू कितनी होगी, y1 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो x1 की वैल्यू ट्रेजेक्ट्री से निकाल दो,
तो y को 1 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू x बाई 4⁴ तो यहां से x की वैल्यू भी 1 आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना। तो x1 y1 कितना हो गया, ये हो गया 4,1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,1। ठीक है, चलो इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली। तो सब्सिक्वेंटली मतलब यहां से निकलने के बाद पाथ ऑफ द रे, तो यहां से निकलने के बाद किसको जा रहा है, एयर को जा रहा है, और ये घुस कैसे रहा था, एयर से ही घुस रहा था। तो मैंने बताया म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और म्यू साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1, तो 1 इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास में 1 जो मैंने निकाल रखा है, दैट इज इक्वल टू म्यू। अब ये एयर को जा रहा है, तो एयर की वैल्यू कितनी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ थीटा, किस थीटा से बाहर निकलेगा ये। तो ये तो देखते के साथ समझ में आ गया था मुझे कि 90 डिग्री से एयर से अगर 90 डिग्री से घुस रहा है ना, तो एयर में जाएगा तो वो 90 डिग्री से ही निकलेगा। म्यू साइन, ऐसे भी देख लो, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट से, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/2। तो ये कैसे निकलेगा, यहां से एयर पे जब निकलेगा तो ये इस तरह से ग्रेज करता हुआ निकलेगा, क्योंकि घुसा ही है, ग्रेज करते हुए घुसा है, तो निकलेगा भी ऐसे ही, ऐसे ही निकलेगा ये, एयर से ग्रेज करता हुआ घुसा है इस मीडियम में, तो एयर में जब बाहर निकलेगा तो ग्रेज करता हुआ ही निकलेगा। इसके लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1996 में 3 नंबर के लिए, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल प्रिज्म 45 90 45, ये डिग्री है, मतलब दो एंगल 45, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है। तो ये इस तरह का एक राइट एंगल प्रिज्म है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दी हुई है, एज अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 सीमेंटेड टू द डायगोनल फेस, मतलब इधर इस तरह से यहां पर एक लेयर बना दिया गया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1। ठीक है, असेंबली इज इन एयर, पूरे असेंबली को एयर में रखा गया है। रे इज इंसिडेंट ऑन ए बी, तो एक रे देखो यहां से एक इंसिडेंट किया गया है ए बी। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट ए बी फॉर विच द रे स्ट्राइक्स द डायगोनल फेस एट द क्रिटिकल एंगल, मतलब इस डायगोनल फेस मतलब कौन सा है, एसी वाले फेस को क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। मतलब सपोज ये एक्स एंगल से घुसा और यहां से आर पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहां पे आर पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो यहां पे जो इंसिडेंट हो रहा है इस जगह पे ना, ये थीटा सी पे हो रहा है, थीटा सी पे ये इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, तो थीटा सी पे है, मतलब क्या होगा, ये इस तरह से ग्रेज करेगा यहां पर, थीटा सी से मतलब जस्ट ये इसको ग्रेज करता हुआ निकलेगा। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक चीज देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से कंप्लीट कर दूं तो तुम्हें एक चीज दिखेगा कि r प्लस थीटा सी 45 डिग्री के बराबर, ये बहुत आसानी से प्रूव करते हैं, ये 1000 बार हम लोग करते रहते रे ऑप्टिक्स में, है ना। जब हम लोग प्रिज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो यही हम लोग प्रूव करते हैं, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू वो एंगल ए, ये तो बहुत आसान से ये प्रूव हो जाता है, सिंपल सी ज्योमेट्री है। तो r प्लस थीटा सी कितना है 45 डिग्री, तो थीटा क्रिटिकल कितना आ गया मेरे पास में 45 डिग्री माइनस r, एक तो चीज ये हो गया। ओके, अब क्रिटिकल जो उसकी कंडीशन लगाने से पहले एक काम करते हैं, यहां से n इक्वल्स टू 1 से इंसिडेंस हो रहा है, तो 1 इंटू साइन एक्स, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, 1 इंटू साइन एक्स बराबर n इंटू साइन आर, स्नेल्स लॉ लगा दिया मैंने इस इंटरफेस पे, n इंटू साइन आर, तो ये चीज आ गया एक, तो साइन एक्स बराबर n साइन आर आ गया। इसके अलावा इस इंटरफेस पे जो दूसरा वाला इंटरफेस है ना, यहां पर भी एक लगा देते हैं, तो n इंटू साइन थीटा सी बराबर n1 इंटू साइन 90 डिग्री, n1 इंटू साइन 90 इज 1। ठीक है, तो ये चीज आ गया हमारे पास में, और थीटा सी हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, तो हमको ये r को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो r को मैं एक काम करता हूं, r को मैं लिख देता हूं, r को लिख देंगे 45 माइनस थीटा सी, चल लिख दो 45 माइनस थीटा सी। अब इसको एलिमिनेट करना है मेरे को और x को रखना है, ये दो इक्वेशन है, इसी सॉल्व करना है बेसिकली हमें। ठीक है, चलो कर देते हैं इसको सॉल्व। तो बेसिकली क्या किया जाए, यहां से साइन थीटा सी निकाल दे क्या, और साइन थीटा सी यहां से निकला हुआ है, साइन थीटा सी और कॉस थीटा सी निकाल देते हैं यहां से। तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी n1 बाई n, और यहीं से कॉस थीटा सी मैं बोल दूं तो ये कितना आ जाएगा
रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर बाई एन। ये समझाने की जरूरत तो है नहीं ये दोनों। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें से साइन एक्स की वैल्यू आ गई एन इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू साइन ए कॉस बी कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन थीटा सी इज इक्वल टू n1/n, यहां डाल देता हूं मैं n1/n, और साइन कॉस थीटा सी की वैल्यू, सॉरी यहां पर कॉस थीटा सी डालना था ना, कॉस थीटा सी हो जाएगा रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और साइन थीटा सी की वैल्यू डाल देंगे n1/n, तो n1/n। तो एक काम करेंगे, ये जो n है ये n इस n को कैंसिल आउट कर देगा, और साइन इनवर्स वाला टर्म इधर ले आते हैं, साइन इनवर्स ऑफ दिस टर्म, तो 1/√2 कॉमन निकाल देता हूं मैं, रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस, ऐसा लिख देते हैं, रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस n1, इतना आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है यार, और कुछ कुछ थोड़े नहीं, ये तो सिंपल सा चीज़ है। ये इंसिडेंट एंगल x निकल गया। ठीक है, चलो इसके बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में बोला गया है एज्यूमिंग n की वैल्यू दिस, n इक्वल्स टू 1.352 कुछ भी वाइयात से वैल्यू है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट ए बी फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द डायगोनल फेस अनडेविएटेड। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो अनडेविएटेड जाएगा। अनडेविएटेड मतलब कैसा होना चाहिए, अनडेविएटेड तभी जाएगा वो जब ये इस लाइन के अलॉन्ग जाएगा, इस लाइन के अलॉन्ग जाएगा तभी अनडेविएटेड जा सकता है वो। ठीक है, तभी अनडेविएटेड, क्योंकि 90 डिग्री होगा तभी वो उस लाइन में अनडेविएटेड जाएगा। यहाँ से जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो 90 डिग्री हो, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाए, यहाँ से 0 डिग्री हो जाए, तभी वो अनडेविएटेड जा सकता है यहाँ से, है ना, तभी वो स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई करेगा और जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नॉर्मल से पास होना पड़ेगा। नॉर्मल के साथ अगर पास होगा तभी उसका एंगल 0 बनेगा, है ना। तो ये यहाँ जो लाइट है वो इस तरह से इंसिडेंट होनी चाहिए, ये वाली लाइट नहीं होगी अभी, है ना, ये वाली रे नहीं होगी अभी, ये वाली लाइट इस तरह से जाए तभी वो अनडेविएटेड बाहर इस तरह से निकल जाएगा यहाँ तक। बाकी आगे कार्यक्रम कुछ और होगा, लेकिन यहाँ तक इस लेयर तक हम लोग देखेंगे ना। इस लेयर के बाद तो एयर है, तो फिर और वो भी ऐसे भी अनडेविएटेड चला जाएगा, फिर एयर में भी चला जाएगा फिर, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके साथ भी नॉर्मली आगे भी निकल जाएगा। ठीक है, खैर उससे हमें मतलब भी नहीं है। तो अब इसको मैं जरा बैक ट्रेस करता हूं, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो इसको बैक ट्रेस करें, इस लाइन को तो बैक ट्रेस किया जाए, तो यहां से मैं अगर यहाँ से इसका नॉर्मल बनाता हूं, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री है ना, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला 45 है, तो ये वाला 45 डिग्री है। मतलब n sin 45, मैं क्या लिखूंगा इधर से, n sin 45 डिग्री, मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं यहाँ पर इस इंटरफेस पे, तो n sin 45, और इधर एयर है तो 1 बराबर 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लेता हूं, इसको आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होना चाहिए, है ना, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आई है, आई, तो ये आई बेसिकली हमें निकालना है। तो n की वैल्यू 1.352 रखो, साइन 45 इज 1/√2, और बराबर इसका साइन इनवर्स लेना है, तो y निकल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस टर्म बराबर i। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, भगवान जाने ऐसा क्यों दे दिया ये। तो i की वैल्यू कुछ 72 डिग्री के राउंड लगभग आती है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 72 डिग्री के आसपास आ जाती है। तो ये कर लेना यार, ये मतलब जो कॉन्सेप्ट था ये था, है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो में 100 लाइक पहुंचेगा मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज कर दूंगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो थोड़ा वेट करूंगा। देखो तुम जैसे अगर तुम्हारे लिए जैसे मोटिवेशन रहता है कुछ काम करने के लिए, तो मेरे लिए भी काम करने के लिए मोटिवेशन है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, 100 लाइक पहुंचेगा तो नेक्स्ट वीडियो वैसे रिलीज कर दूंगा। और एक जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके भी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, बताना कि वो उसको भी कंटिन्यू रखना है कि क्या करना है, तो फिर मैं उस पर भी वीडियोस कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।